गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। साउंड जा रहा है प्रॉपर? साउंड जा रहा है? चलिए, आज जो है हम लोग बिहार स्पेसिफिक देखेंगे और लगभग 100 प्लस ही क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे और अति महत्वपूर्ण है। और बिहार स्पेशल के आपके एग्जाम में कम से कम तो 15-20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसमें बिहार के ज्योग्राफी, बिहार के पॉलिटी, बिहार का इकोनॉमिक्स, बिहार का हिस्ट्री। तो उम्मीद कीजिए कि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके बिहार स्पेसिफिक आपके एग्जाम में बीपीएससी टीचर वाले में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, कई लोगों ने आंसर भी दे दिया है। ठीक है, तो पूरे बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। आपको याद रखना है कितना है टोटल, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर आपका इसका पूरा जो आपका बिहार है, पूरे बिहार का आपका ये क्षेत्रफल हो गया आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जैसे ये पूरा बिहार अगर हम मैप बना दें, ठीक है, तो पूरे बिहार का जो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यही है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और हमने बिहार का जो पहला टॉपिक पढ़ाया था उसको आपने देखा होगा अच्छे से, तो आपको पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 120 क्वेश्चन के आसपास है इसमें और हमारा प्रयास होगा कि सारा क्वेश्चन आप लोग को अभी हम करवा दें। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन, बस आप लोग ध्यान पूर्वक इसको सुनते रहिए, उसी से आपका काम बन जाएगा। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का, जैसे मान के चलिए ये आपका अगर पूरा भारत हम बना ले, ठीक है, तो टोटल पूरे अगर पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, तो पूरे भारत के क्षेत्रफल में जो ये बिहार है इसका क्षेत्रफल जो है मात्र 2.86% है। ये याद रखिएगा, जो आपका राज्य का जो क्षेत्रफल है ओवरऑल, अब देखिए एकदम कितना देखिए नजदीक का वैल्यू दिया है, लेकिन आपको याद रखिएगा कि 2.86, ठीक है, 2.86 आपका क्या है, पूरा क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अब देखिए यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कई किताब में 13वां भी लिखा हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल में अब बिहार की स्थान जो है 12वां ही है, इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12वां। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे देश में आपका जो बिहार है वो 12वें नंबर पे है, और जनसंख्या घनत्व के मामले में 1 नंबर पे है। जनसंख्या घनत्व में, जनसंख्या में नहीं, जनसंख्या घनत्व में, जनसंख्या में आपका यूपी 1 नंबर पे आ जाता है, लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपका बिहार 1 नंबर पे आता है, और आपका क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे देश में 12वां पोजीशन है। क्षेत्रफल के हिसाब से क्या पोजीशन है, तो 12वां पोजीशन है, एकदम याद रखिएगा। अब देखिए आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आर्कियन युग की जो चट्टान है उसको 2 भागों में बांटा गया है। अब इसको भी अगर आप पूरा डीपली पढ़ना चाहते हैं तो बिहार स्पेसिफिक जो ज्योग्राफी का हमने सारा जो वीडियो है उसमें आपको आर्कियन युग, विंध्य युग सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कई कर्म की चट्टाने हैं, कई युग में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि जो आर्कियन युग की चट्टाने हैं उसको कितने भागों में बांटा जाता है, तो उसको 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, धारवार कर्म की चट्टाने पाई जाती है, तो देखिए आप देखे होंगे तो हमने उसमें पूरा अच्छे से बताया था
कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो भी हैं, और खास करके धारवाड़ क्रम की चट्टान आपको गया, मुंगेर, बांका उधर मिलेगा, जो आपका जैसे ये अगर बिहार है, देखिए इधर वाला आपका धारवाड़ क्रम मिलेगा, इधर आपका हमने बताया था विंध्य क्रम। तो यहाँ पे जो आपका ये सब जो एरिया है, जो सब जिला होगा, वहां पे धारवाड़ सेल मिलता है, और उसमें खास करके जो है वो आपका खनिज चट्टानें हैं। धारवाड़ सेल समूह में पाई जाती है किस प्रकार की चट्टानें? तो खनिज। तो यहीं पे आपका खनिज आपको मिलेगा, ठीक है, खनिज संपदा जो भी होगा आपको इधर ही मिलता है। धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के किन जिलों में मिलती है? तो अभी हमने आपको बताया किधर, तो ये आप देखिएगा मैप में बिहार में, तो इधर आपको मुंगेर दिखेगा, बांका दिखेगा, गया दिखेगा, ये सब एरिया आपको इधर ही दिखेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मुंगेर दे दिया, तो मुंगेर में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जमुई में भी आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, नवादा में भी आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। तो यानी उपरोक्त सभी, यानी दक्षिण बिहार का अगर जिला का नाम दे दिया तो सब में आपका जो झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है, तो उसमें सब में आपका जो है धारवाड़ क्रम की ही चट्टानें हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी, अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है तो बिहार स्पेसिफिक में आपका वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। बिहार की मिट्टी, उसी में हमने ये सब बता दिया था आपको, अच्छे से आपने देखा भी होगा। बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो ये भी आप क्रम भी उसी में आपको मिलेगा। तो गया, मुंगेर, शेखपुरा, उपरोक्त सभी आर्कियन क्रम की चट्टानें भी आपका इसी क्षेत्र में मिलता है, तो सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमरी क्रम की चट्टानें, एक सेकंड, कई लोग पूछ रहे हैं सर लाइव क्लास नहीं होगा, अब बताइए, क्लास ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि लाइव क्लास नहीं है। तो जो सेमरी क्रम की चट्टानें हैं वो आपका रोहतास में पाया जाता है, बस सुन लीजिए, अच्छे से याद रखिएगा। हिमालय के दूसरे और तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ है? तो जो आपका खास करके बिहार का जो उत्तरी भाग है, चाहे उत्तरी भाग में आप देखते होंगे पश्चिम चंपारण के साइड में आपका शिवालिक श्रेणी है, जो पर्वतमाला है, ठीक है। ये सब आप जरूर एक बार अच्छे से थ्योरी पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी हमको ऑब्जेक्टिव करना है तो ज्यादा हम इस पे नहीं आपको समझा पाएंगे, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको जरूर देखिए, बिहार स्पेशल कंटेंट में सारा वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। हिमालय के दूसरे और तीसरे, चूंकि आपको पता है जहां हिमालय है कभी वहां टेथिस नाम का सागर हुआ करता था, ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ है, तो दूसरे एवं तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार का जो क्षेत्र का निर्माण हुआ है, तो शिवालिक श्रेणी, गंगा का मैदान, ठीक है, और जो एरिया सिंधु गंगा क्षेत्र है वो सभी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। कई लोग बोल रहे हैं कि सर लाइव नहीं आइएगा, हमको तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि लाइव तो हम आए हुए हैं, फिर क्यों? चलिए अब क्या कीजिएगा, कुछ लोग हैं जो समझ, अब मतलब अब क्लास इंड होने पर है तब भी उनको लाइव क्लास अभी तक समझ में नहीं आ पाया है, कोई बात नहीं है, चलिए बस आप लोग जवाब देते चलिए। अब देखिए जो आपका हिमालय पर्वत है, ठीक है, बताइए आप लोग, ये सब चीज हमने बता रखा है थ्योरी में, ठीक है। अब बताइए कि हिमालय पर्वत का निर्माण संपन्न हुआ था तो कब हुआ था, किस कालखंड में हुआ था, वह कौन सा कालखंड था? देखिए बहुत अलग अलग कालखंड हुए हैं प्राचीन समय में, ठीक है, और उसमें मैदानी भाग, पर्वतीय भाग, हिमालय का भाग, सब अलग अलग समय में जो है
निर्मित हुए हैं। तो हिमालय पर्वत का निर्माण संपन्न हुआ था, तो एक दो काल में नहीं हुआ था, ठीक है। ये धीरे धीरे कई कालखंड लगे हैं हिमालय को बनने में, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इओसीन कालखंड भी होगा, एलोगीसीन कालखंड भी होगा, मायोसीन कालखंड भी होगा, यानी एक से अधिक वाला इसका आंसर होगा। हिमालय पर्वत का निर्माण विभिन्न कालखंडों में संपन्न हुआ है। अब पूछेगा बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है, तो जैसे ये पूरा बिहार है, ठीक है, अगर पूछेगा सबसे पुराना भाग कौन सा है, तो ये वाला जो पार्ट है दक्षिण बिहार, ये सबसे पुराना भाग है, ठीक है। सबसे जो दक्षिण वाला पार्ट है ये बिहार का सबसे पुराना पार्ट है। तो अगर पूछे कि सबसे पुराना भाग कौन सा है, तो आपको बोलना है दक्षिणी भाग जो है सबसे पुराना भाग है। उच्चावास की दृष्टि से बिहार की भूमि को बांटा जा सकता है। उच्चावास मतलब ऊंचाई के हिसाब से बिहार को, तो एक तो आपका हिमालय का पर्वतीय पार्ट है जो आपका नेपाल का तराई वाला एरिया है, ये जैसे बिहार हो गया, तो इधर आपका नेपाल का जो एरिया है, इधर आपका शिवालिक पहाड़ी श्रेणी है, तो एक तो इसमें आप बांट सकते हैं बिहार को, ठीक है, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा बिहार का ये क्या विशाल मैदान है, गंगा का उत्तरी बिहार का जो गंगा का जो एक विशाल मैदान है, और ये दक्षिण का सीमांत पठार है, ठीक है। तो ये तीनों भाग में आप बिहार को उच्चावास मतलब ऊंचाई के हिसाब से भूमि के जो भी है उसको हम बांट सकते हैं, यानी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी बिहार को हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र जिसमें कि शिवालिक श्रेणियां हैं पर्वत में, फिर बिहार का उत्तर बिहार जो गंगा का मैदानी भाग है उसको बांट सकते हैं, फिर दक्षिण का जो पठारी एरिया है उसमें बांटा जा सकता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। बिहार के शिवालिक पर्वत श्रेणी का स्थानीय उच्चावास के आधार पर बांटा जा सकता है। दक्षिण श्रेणी की निम्न पहाड़ी भाग बिल्कुल नहीं, उत्तर पूर्वी घाटी बिल्कुल नहीं, उसको किसमें बांटा जा सकता है, सोमेश्वर की श्रेणी। बिहार के शिवालिक पर्वत श्रेणी को स्थानीय उच्चावास के आधार पर बांटा जा सकता है सोमेश्वर की श्रेणी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोमेश्वर की श्रेणी। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो गंगा का जो मैदानी भाग है, उत्तर का मैदानी भाग पूरे बिहार के कुल क्षेत्रफल का 62.86% है, ठीक है। कितना है, तो 62.86%। उत्तर बिहार के मैदान की नदियों से यहां निर्माण हुआ है, तो देखिए दियारा दीरा जिसको बोलते हैं, तो इसका भी हुआ है। चौर चौर चाचर जैसे आप लोग बोलते हैं, जो नीचा वाला पार्ट होता है जहां जल जमाव हो जाता है एक प्रकार का, जैसे आपका बेगूसराय में मंझौल में कांवर झील है उसको लोग चौर भी बोलते हैं, जहां पानी स्थिर रहता है, यानी बरसात में पानी बढ़ जाता है, जो निम्न भाग है भूमि का। छारन झील, तो सभी इन उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन सभी चीज का निर्माण जो है वो आपके बिहार के मैदान में मैदानी भाग में नदियों से हुआ है, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, सिंपल सी बात है, जहां नदियां होगी वहीं पे आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए कि आपका कौन सा जो जिला है वो जहां पे नदियां हैं, तो स्वाभाविक सी बात है सहरसा, इधर भी आपका कोसी, दरभंगा में भी कमला, पूर्णिया, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी में आपका जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो सहरसा, दरभंगा, पूर्णिया उपरोक्त सभी हो जाएगा। बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश में किस तरह की चट्टानें पाई जाती है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी प्रकार की चट्टानें जो है, निस भी रहता है, शिस्ट भी रहता है, ग्रेनाइट भी रहता है, तो उपरोक्त सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। अब बताइए उत्तरी गंगा का जो मैदानी भाग का निर्माण होगा, गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से ही होगा, क्योंकि सोन नदी कहाँ है, दक्षिण बिहार में है। कोसी नदी है सोन, तो लेकिन सोन आपका दक्षिण में है, दक्षिण बिहार में। यहाँ पूछ रहा है उत्तरी गंगा का मैदानी भाग, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गंगा नदी के दक्षिण वाला भाग, जैसे ये बिहार है
तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, अंग का मैदान, सोन, गंगा सोन दोआब क्षेत्र, ठीक है, और आपका एक क्या है आपका मगध का मैदान। तो बिल्कुल मगध का भी मैदान है, गंगा सोन दोआब क्षेत्र भी है, और अंग भी जो आपका भागलपुर का एरिया है, मुंगेर भागलपुर, ठीक है, तो ये आपका अंग कहलाता है। तो ये भी हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी, क्योंकि गंगा सोन दोआब जो है दक्षिण बिहार के ही मैदानी भाग को कहा जाता है, मगध का भी मैदान है ही उधर, ठीक। गया का एरिया क्या है, गया पटना ये सब मगध का ही पार्ट है, राजगीर बोधगया ये सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले से थ्योरी जरूर कंटेंट्स वाला पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा दिक्कत से समझ में आ रहा होगा, लेकिन आएगा जरूर। आप लोग अच्छे से सुनते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, बाकी बुक में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। बस हम एक बार आपको जानकारी के लिए बस थ्रोली कर देते हैं। कई लोग इंतजार में थे कि ऑब्जेक्टिव सेशन कर रहे थे। तो ये आपका ये वही क्वेश्चन है, गंगा का दक्षिण मैदान भाग को बांटा जा सकता है, गंगा सोन दोआब, बिल्कुल, मगध का मैदान, अंग का मैदान, उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये याद रखिएगा, कैमूर, रोहतास और कैमूर, जैसे ये बिहार है तो इसमें आप देखिएगा कैमूर रोहतास इधर है इस कॉर्नर में, तो ये 1280 किलोमीटर। बिहार में दो ही जगह वन है, एक आद्र पर्णपाती वन है, वो आपका जो है शिवालिक पहाड़ी जो है पश्चिम चंपारण के तरफ, और इधर आपका कैमूर और रोहतास में ही वन है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इधर जो है आपका शुष्क पर्णपाती वन है, क्या है आपका, शुष्क पर्णपाती वन, इधर है आपका आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। ये लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, घने होते हैं इस साइड में, इधर छोटे छोटे और छिटफुट होते हैं, मतलब घने नहीं होते, सघन नहीं होते हैं। तो ये सब भी क्वेश्चन कैमूर वाला पूछ देता है। तो कैमूर का जो पठार है, और यहीं पे जो है रोहतास कैमूर के ही एरिया में जो है छिप करके 1857 की क्रांति के दौरान जो है वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह वगैरह पार्टिसिपेट किए थे। तो ये यहाँ से ये बस याद रखिएगा कि जो कैमूर का पठार है वो कितना क्षेत्रफल में है, तो 1280 किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार के धरातलीय स्वरूप को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो बिहार के धरातलीय स्वरूप को आप 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आपका जो है, जैसे ये पूरा बिहार हो गया, ठीक है, तो एक तो आपका जो है पहाड़ी एरिया हो गया, शिवालिक श्रेणी हो गया, एक हो गया आपका गंगा का उत्तरी मैदान, उत्तरी भाग जो है बिहार का उत्तरी गंगा का मैदान, एक दक्षिणी भाग, दक्षिणी गंगा का मैदान जो है दक्षिण भाग में है, और तीसरा जो है पठारी, चौथा जो है पठारी भाग। तो ये 4 भाग में आप बांट सकते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार के धरातलीय स्वरूप को आप कितने भाग में बांट सकते हैं, तो 4 भाग में बांट सकते हैं। उत्तर बिहार का मैदान को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो उत्तर बिहार के मैदान को 6 भाग में, तो ये नदियों के बीच का जो क्षेत्र है दोआब करके उसको बांटा जाता है। तो उत्तर बिहार के मैदान को कितने भागों में उप विभाजित किया जाता है, तो 6 भागों में उप विभाजित किया जाता है, ठीक है। बिहार के उत्तर पश्चिम, अब देखिए जैसे ये आपका पूरा बिहार हो गया, अब ये पूरा बिहार हो गया, तो उत्तर पश्चिम, ये उत्तर हो गया ये पश्चिम, तो ये साइड में आ जाइए। तो ये कौन से काल में बना था, उत्तर पश्चिम वाला जो है ये पूछ रहा है आपका, तो ये जो है आपका प्लीस्टोसिन काल का बना हुआ है। उत्तर पश्चिम खास करके शिवालिक श्रेणी की जो पहाड़ी है, अगर हिमालय पूछेगा तब तो सब हो जाएगा, लेकिन अगर केवल शिवालिक के बारे में पूछेगा तो आपको बोलना है प्लीस्टोसिन काल का बना हुआ है। किस काल का है, तो प्लीस्टोसिन काल का बना हुआ है। कौन सा, तो आपका शिवालिक श्रेणी जो है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी, तो आपको पता ही है सोमेश्वर की पहाड़ी ही बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है, ठीक है। खड़गपुर की पहाड़ी नहीं होगा, गया की पहाड़ी नहीं होगा, सबसे ऊंची पहाड़ी आपका जो आपके उत्तर पश्चिम भाग में है, सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है, तो अब देखिए जो बीचों बीच में है, उत्तरी, केवल पूरे बिहार को नहीं बोल रहा है दो, उत्तरी बिहार को, तो क्वेश्चन को समझिएगा, ये इसको 2 भागों में कौन बांटेगा। अब देखिए यहाँ पे नदी का नाम है गंडक, गंगा, बागमती, ठीक है। तो आंसर होगा इसका बागमती जो है वो आपको उत्तरी बिहार को 2 भाग में, यही बागमती है, ठीक है, बागमती,
शायद ये खगड़िया के आसपास जाके गंगा में मिलती है। तो ये आपको बिहार को, उत्तरी बिहार को दो भागों में बांटती है। गंडक तो इधर ही बांट करके सोनपुर जहां मेला लगता है उधर, तो ये दो भाग में नहीं बांटेगी, तो बागमती होगा, गंगा तो होगा नहीं, जो ऑप्शन है। ठीक है, चलिए। गंगा नदी के दक्षिण तट से छोटा नागपुर का पठार जो फैला हुआ है, वह मैदान कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? ठीक है, तो ये सब एग्जैक्ट डाटा है, ये सब में आप डायरेक्ट याद रखिएगा। 33,670 किलोमीटर का, यानी आपका जैसे ये अगर मान के चलते हैं ये बिहार है, ठीक है, ये बिहार है, ये गंगा का मैदान है, तो इधर आपका छोटा नागपुर का पठार है, तो इसके बीच का जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है वो कितना है आपका? 33,670 किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, वर्ग किलोमीटर याद रखिए, क्योंकि क्षेत्रफल है। बिहार के दक्षिणी पहाड़ी भाग को कितने भागों में, दक्षिणी पूछ रहा, दक्षिण भाग का जो पहाड़ी भाग है उसको कितने भागों में उप विभाजित किया गया है? तो 4 भागों में उप विभाजित किया गया है। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान सागर था, उस सागर का क्या नाम है? अब आपको हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, जहां हिमालय वहां टेथिस नाम का सागर था। तो भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान जो सागर था बना हुआ, ठीक है, तो उस सागर का नाम था टेथिस सागर। ठीक है, क्या नाम था? टेथिस सागर। पश्चिम चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस चट्टान की प्रधानता है? किस प्रकार की चट्टानें जो है पाई जाती है? कहां पे? शिवालिक, जो कि पश्चिम चंपारण में है, तो वहां पे परतदार चट्टानें। किस प्रकार की चट्टानें हैं? परतदार चट्टानें। ठीक है, तो ये था ज्योग्राफी के कुछ अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। अब हम लोग जो है इतिहास में चलते हैं, इतिहास के कुछ क्वेश्चन को करते हैं, फिर हम लोग इकोनॉमिक्स पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन को बिहार स्पेसिफिक करेंगे। ठीक है, और निश्चित तौर पे 10 क्वेश्चन तो आज के क्लास से आपका आ जाएगा। ठीक है, आज के क्लास से 10 क्वेश्चन आपके बिहार स्पेसिफिक आ जाएंगे। बाकी थ्योरी आप लोग अच्छे से देखते रहिए, बहुत ही आसानी से आप लोग पास करने वाले हैं, भरोसा रखिए। और जितना कंटेंट्स में डाला हुआ है वीडियो, जितना पीडीएफ, जितना टेस्ट सीरीज है, भरोसा करके, ठीक है, उसको आप लोग सुन लीजिए, देख लीजिए और अच्छे से बना करके जाइए और फिर एग्जाम दीजिए, फिर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, पाल वंशीय प्रथम राजा कौन था? तो पाल वंश का प्रथम राजा जो था वो गोपाल प्रथम था। कौन था? तो गोपाल प्रथम जो है वो पाल वंश का प्रथम राजा था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो उसका नाम था गोपाल प्रथम, जिसने उदंतपुरी, अब कहिएगा अभी वर्तमान में उदंतपुरी कहाँ है? तो ये बिहार शरीफ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपको पूछ दे। ठीक है, उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय था वो वर्तमान में बिहार शरीफ में पड़ता है। उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार बीपीएससी पूछा है, जो कि भागलपुर के क्षेत्र में पड़ता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल शासकों ने ही बनवाया था, उनका नाम था धर्मपाल। क्या नाम था? धर्मपाल। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन पूछे गए। बिहार में नुहानी शासन की शुरुआत किसने किया था? नुहानी, ठीक है, ये अब आपको मुगल काल का, मध्यकालीन पे हम लोग, चूंकि प्राचीन हमने कई बार आपको करवाया है, एनिशियंट हिस्ट्री में भी करवाया है, इसलिए हमने प्राचीन का क्वेश्चन यहाँ नहीं दिया, क्योंकि आप लोग को पूरा अच्छे से हमने गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी, बिहार में और है क्या, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, ये सब हमने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, इसीलिए वहां कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग मिडेवल बिहार के जो डीपली क्वेश्चन है, जो पूछे जाने की संभावना है, उसको देख लेते हैं, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन छूटता वो नहीं छूटेगा। तो बिहार में नुहानी वंश की जो शुरुआत है, शासन किसने शुरुआत किया था? उसका नाम था दरिया खान नुहानी। क्या नाम था? तो दरिया। और जब हम पढ़ा लेंगे तो उसके बाद आपको लिंक दे देंगे, आप एक बार टेस्ट दे लीजिएगा। ठीक है, टेस्ट देने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है। और ये टेस्ट आपके कंटेंट में बिहार स्पेशल पार्ट टेस्ट में सबसे लास्ट में होगा। बिहार टेस्ट 1 करके बना करके हमने फोल्डर डाल दिया है, सबसे लास्ट में उसको दीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम लिंक भी शेयर कर देंगे।
बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए किसने बुलाया था? ठीक है, किसने आमंत्रित किया था? तो उसका नाम था दौलत खां। ठीक है, दौलत खां, याद रखिएगा। दो थे, एक और भी था जिसने बुलाया था, और एक दौलत खां भी है। ठीक है, तो बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था? राणा सांगा शायद जो था वो भी जो है बुलाता है बाबर को, लेकिन बाद में फिर जो है वो भी युद्ध का, उसके साथ भी युद्ध होता है और उसमें बाबर की विजय होती है। तो बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो उसमें एक दौलत खां भी था। शेर खां, जो कि बाद में आगे चल करके शेरशाह सूरी बनता है, वही है शेर खां, कोई दूसरा मत समझिएगा। हुमायूं को कब पराजित किया था? तो 24 जून 1539 को। कब पराजित किया था? तो 24 जून 1539 को। ठीक है, एकदम आप लोग रटे हुए हैं, एकदम बहुत अच्छी बात है, आप लोग की तैयारी बेहतर है। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना कर दिया गया, किसने किया था? ठीक है, तो ये याद रखिए, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण भी है, ये क्वेश्चन एकदम पूछ सकता है आपको। तो बिहार की राजधानी जो पटना बनाया है वो किसने बनाया? अगर पूछेगा, देखिए पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना पटना जो है उसका स्थापना जो है उदयीन ने किया था। उदयीन किसका बेटा था? तो अजातशत्रु का। ठीक है, ये स्थापना किया था पटना का, लेकिन राजधानी किसने बनाया था बिहार का? तो याद रखिएगा, शेरशाह ने ही बनाया था। अब इसको थोड़ा हमको, हाँ, ये आपको कला संस्कृति में हमने बताया होगा, पाल कला। पाल कला जब हमने बिहार स्पेशल में पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था पाल कला में। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। पाल कला, मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम। ठीक है, तो ये सब से भी क्वेश्चन बिहार में पूछे जाते हैं। बिहार में पाल युगीन कांस्य से जो मूर्ति का उन्नत शैली का जो विकास हुआ था, तो उसके जो कलाकार थे धीमन और विठपाल थे। धीमन और विठपाल, ठीक है, धीमन और विठपाल, धीमन का पुत्र रहता है विठपाल, ये दोनों बहुत अच्छे, और कांस्य मूर्ति के लिए भी पाल युग जाना जाता है, पाल कला जाना जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार की उस समय मूर्तियां बनाई जाती थी, एक कांसे का ढलुआ प्रकृति का, और दूसरा जो पत्थरों को काट करके बनाया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे धीमन और जो विठपाल हैं उनका नाम याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे कांसे की मूर्ति के निर्माण करता थे। तो धीमन और विठपाल याद रखना है आपको। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछा, पालकालीन धीमन और विठपाल कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के निवासी थे? तो ये नालंदा, ये जो थे नालंदा के ही निवासी थे। कहाँ के निवासी थे धीमन और विठपाल? तो नालंदा के निवासी थे। याद रखना है आपको, कहाँ के निवासी थे? तो नालंदा के निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिका प्रज्ञा परमित पंचरक्ष किस युग के? तो ये भी आपके पाल युग के ही। अष्ट सहस्रिक, प्रज्ञा परमित, ये अभी आपको जो है ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये पांडुलिपि है। अब कहिएगा पांडुलिपि क्या होता है? तो छोटे छोटे चित्र बना करके, जैसे कोई भी कहानी है तो उसके साथ साथ, जैसे अभी कोई आप फिल्म देखते हैं तो उसके कहानी को दर्शाया जाता है ना। तो पहले क्या है, किताब जैसे आप मैगजीन वगैरह देखते होंगे, कॉमिक्स वगैरह में, तो उसमें लिखा कम रहेगा और चित्र बहुत ज्यादा बने रहते हैं। तो वही छोटे छोटे चित्र बना करके बनाए जाते हैं, उसी को पांडुलिपि कहा जाता है। तो ये भी पाल युग के ही, ठीक है, पाल युग के ही जो है पांडुलिपि चित्रित है, चित्र है। ठीक है, उस ताम्रपत्र पे बनाए जाते थे, वो है। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र है। ये क्या है? भित्ति चित्र रूप कहां से प्राप्त हुआ? तो ये भी आपका नालंदा से ही। भित्ति चित्र मतलब होता है पत्थरों पे
टीलों पे, भित्ति पे, ठीक है, पत्थरों पे बनाया हुआ मिला। कहां पे? तो नालंदा में, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है आपका बिहार के प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी जो है तबकाते नासरी से मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है? तो तबकाते नासरी। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? ठीक है, तो पाल काल में श्रीनगर भुक्ति जो है वो मगध को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो श्रीनगर भुक्ति जो है वो मगध को कहा जाता था। तिरहुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? ठीक है, तो तिरहुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? ठीक है, तो उस वंश का नाम था वैनवार वंश। क्या नाम था? वैनवार वंश। उसके बाद है संध्याकर नंदी किस पाल वंशीय राजा का राज कवि था? बस सुन लीजिए, ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन एक बार देखना जरूरी है। रामपाल। संध्याकर जो था नंदी, ये थोड़ा सा ये क्या होता है कि आपका इसमें टाइपिंग होने के बाद ये हाफ वाला जो है ना वो इस तरीका से लिखा जाता है, तो नंदी याद रखिएगा। जो आपका संध्याकर नंदी है वो रामपाल जो पाल वंशीय शासक था उसका राजकवि था। मिथिला के कर्नाटक शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। तो गयासुद्दीन तुगलक। यहीं पर जीतने के बाद जब वह गयासुद्दीन तुगलक जाता है तो रास्ते में ही उसकी हत्या जो है इसी का पुत्र रहता है एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, कहा जाता है कि उसी के माध्यम से करवाया गया था। और इसी ने यहीं पे था तो बोला था दिल्ली में जो वहां के जो थे, क्या नाम था उनका, नाम भी तो उन्होंने बोला था कि अभी हुजूर दिल्ली दुरस्त नहीं, आपको हमने बताया था कहानी, ठीक है। तो अभी दिल्ली दूर है और रास्ते में ही गयासुद्दीन तुगलक जब यहीं से विजय के बाद जब लौटा था तो उसकी हत्या कर दी गई थी, यानी वही तंबू गिर गया था उसमें दब के मर गया था। तो गयासुद्दीन तुगलक। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था? जजिया कर जो कि लिया जाता था मुसलमानों के द्वारा, ठीक है। तो जजिया कर बंद जो कर दिया गया था वो किसके द्वारा? तो उनका नाम था रफी उद दरजत, ठीक है, रफी उद दरजत। सैयद बंधुओं के नियंत्रण व निगरानी में कौन मुगल बादशाह रहा था? सैयद बंधु, जिसमें ये सब जब आप औरंगजेब के बाद की कहानी पढ़िएगा तो उसमें आपको ये सब है। तो रफ उद्दौला जो था, रफी उद्दौला, ठीक है, वही था जो कि सैयद बंधुओं के नियंत्रण में बना था, ठीक है। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हो गया था? तो बहादुर शाह जब प्रथम थे, ठीक है, तो उस समय बहादुर शाह प्रथम के ही समय में बंगाल में जो है नवाब का नियंत्रण हो गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था उस समय बिहार का शासक कौन था? तो उस समय जो बिहार का जो शासक था वो बहार खां नुहानी था और इसी के यहाँ सेनापति के रूप में शेरशाह सूरी रहता था, ठीक है। तो बहार खां नुहानी। बाबर ने हुमायूं को इसको लेकर के हिदायत दिया था कि इससे बच के रहना शेरशाह सूरी से, ठीक है, लेकिन इस बात को जो है हुमायूं हल्के से लिया था, ठीक है, और आगे चल करके उसको गद्दी छोड़ना भी पड़ता है। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो फर्रुख सियर का जो है आपका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। किसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फर्रुख सियर का जो है वो आपका पटना में हुआ था। घाघरा युद्ध से आपको बताया था हमने बाबर ने कौन कौन सा युद्ध किया? पान खा चल घर, पान खा चल घर। कौन कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो घाघरा के युद्ध में बाबर ने क्या हासिल हुआ था? कौन सा क्षेत्र इसको हासिल हुआ था? तो चूंकि जो अफगानों के साथ में घाघरा का युद्ध होता है तो इसको क्या हासिल होता है, ठीक है,
तो बक्सर और चौसा का अधिकार होगा, ये भी सही है। मोहम्मद लोधी को बिहार से उड़ीसा भाग जाना पड़ा। बंगाल का शासक नुसरत शाह से संधि हो गई, ये सभी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। पटना चित्र शैली, जिसको हम पटना कलम भी बोलते हैं, नींव किसके सूबेदारी के काल में हुआ था? तो यहाँ पे अजीम था, ठीक है। अजीमाबाद भी पटना का नाम जो है कई बार रखने की बात की गई। तो जो है राजकुमार अजीम के समय में, बाबर के समय बिहार का कुल वार्षिक राजस्व कितना था? तो ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी जान लीजिए 4,05,60,000 रुपया। 4,05,60,000 रुपया कुल वार्षिक राजस्व था। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो आपको पता ही होगा किसका था, तभी तो इसके साथ युद्ध हुआ, अफगानियों का था। नहीं, शेरशाह सूरी भी अफगानी शासक ही था, पठान, ठीक है। तो हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो अफगानियों का था, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। पटना को अजीमाबाद नाम दिया, किसने दिया पटना को अजीमाबाद? तो अजीम जो था उसने ही पटना का नाम अजीमाबाद रखा था। उसके बाद है यहाँ पे बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में यानी दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला जो वह शासक कौन था? तो वो अकबर था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भी है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आप, ठीक है। तो अकबर ने ही प्रथम बार में जो है बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो कौन सा मुगल शासक था? तो अकबर, याद रखना है आपको, अकबर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन था? तो आपका अकबर था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा यानी प्रांत का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, तो अकबर के ही समय दिया गया होगा, और अकबर का कार्यकाल लगभग 1580 के आसपास था। तभी तो 1582 ईस्वी में जो दीन-ए इलाही नामक धर्म बनाया था। तो 1580 याद रखिएगा। मुगल सूबा प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार यानी जिसको गवर्नर कहा गया, वो कौन था? मनसबदारी एक प्रकार का पोस्ट था, ठीक है। तो मुगल सूबा प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार यानी गवर्नर कह सकते हैं उस समय का, कौन बना? तो उसका नाम था मुजफ्फर खां तुर्बती। क्या नाम था? मुजफ्फर खां तुर्बती। अकबर कालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? तो अकबर कालीन बिहार जो है 7 भागों में विभक्त था। ये सब आपको हमने जो है नहीं पढ़ाया था, लेकिन बस ऑब्जेक्टिव आप लोग देखिए, चूंकि यहां से क्वेश्चन ना के बराबर पूछे जाते हैं, इसीलिए देख लीजिए बस एक बार, अकबर कालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? तो 7 भागों में विभक्त था। किस वर्ष शहजादा आजम को बिहार की सूबेदारी मिली थी? तो वह कौन सा वर्ष था? तो 1677 ईस्वी में जो है, कब मिला था? तो 1677 ईस्वी में। हिंदुओं से कितना प्रतिशत कर जजिया के रूप में वसूला जाता था? तो जजिया कर लिया ही जाता था हिंदुओं से ही। तो यह लगभग कितना प्रतिशत लिया जाता था? तो 5%, ठीक है। ये 5% जजिया कर के रूप में लिया जाता था। अकबर कालीन बिहार के 7 सरकारों द्वारा कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त होता था? तो 43,17,044 रुपया। देखिए पूरा हिसाब है, रुपया तक का हिसाब है, 43,17,044 रुपया। किसके सूबेदारी काल में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था? और आपको पता होगा कि जो सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, वो पटना में ही उनका जन्म हुआ था। आगे चल करके वो जाते हैं पंजाब, लेकिन उनका जन्म कहाँ पे होता है? पटना में ही होता है। और उस समय जो था वह किसकी सूबेदारी थी? तो उस समय जो है बिहार में लश्कर खां की सूबेदारी थी। कुंवर मान सिंह को कब बिहार का मनसबदार बनाया गया, सूबेदार बनाया गया मान सिंह को? तो इनको 1587 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? तो 1587 ईस्वी में मान सिंह को बनाया गया। मुमताज महल का भाई शाइस्ता खां
और जब भी मुगल शासक थे तो अपने जो रिश्तेदार सगे संबंधी को ही सूबेदार या बड़ा पोस्ट या राजकुमार को दिया जाता था, या जो राजा के पुत्र होते थे। तो मुमताज महल का जो भाई था शाइस्ता खां, उसको कब बिहार का सूबेदार बनाया गया था? तो 1639 ईस्वी में। कब बनाया गया था? 1639। ये सब क्वेश्चन आपने कहीं देखा नहीं होगा, बस एक बार सुन लीजिए, पूछेगा भी नहीं। 90% रखिए ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए यहां से। पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? बाग ए जफर खां, ठीक है, तो ये बाग है ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? तो उसका नाम था सईद खां। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर, ये हो सकता है पूछ दे, बर्नियर चूंकि विदेशी मामला है, विदेश से आया है, तो किसके सूबेदारी में बर्नियर पटना आया था? तो बर्नियर जो आता है वो आपका लश्कर खां के समय में ही आता है। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? परगना मतलब एक प्रकार का कह सकते हैं कि अनुमंडल स्तर पे, ठीक है। तो 199। शहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा, जो शहजादा मुराद का जो अभी पटना में अस्पताल है पीएमसीएच, वहीं आसपास में ही है, ठीक है। किसने पटना में एक मदरसे, एक मदरसे का निर्माण 1629 में करवाया था? तो उसका नाम था सैफ खां, ठीक है। क्या नाम था? सैफ खां। जहांगीर ने अकबर कालीन बिहार के मनसबदार सूबेदार के स्थान पर किसे बिहार का मनसबदार सूबेदार नियुक्त किया था? किसने? तो जहांगीर ने। तो किसका पुत्र क्या है? आपको तरीका हमने बता ही रखा है, भजसा याद रखना है आपको। बाबर, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। तो भजसा याद रखिएगा, ठीक है। तो जहांगीर है आपका अकबर का पुत्र। तो उस समय किसको नियुक्त किया गया था? तो लाल बेग, जिसका बाज बहादुर भी कहा जाता है, तो इसको नियुक्त किया गया था सूबेदार के लिए। किस मुगल शहजादे के नाम पर पटना में मुरादपुर नामकरण हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन से क्लियर है, मुराद ही नाम होगा, इसीलिए तो उसके नाम पे मुरादपुर पड़ा। अकबर के काल में बिहार प्रांतीय सूबा प्रशासन प्रमुख के सिपा सालार कहा जाता था। सूबे को अब जो प्रशासनिक जो संभाला तो उसको क्या कहा जाता था? सिपा सालार। परंतु उसके उत्तराधिकार के काल में प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को क्या नामकरण किया गया? तो उसको क्या कहा जाता था आगे चल करके? तो उसको जो है सूबेदार नाम दे दिया गया, ठीक है। यानी जो आपका गवर्नर का पोस्ट था राज्य का, ठीक है, जो सिपा सालार कहलाता था, उससे भी पहले मनसबदार कहलाता था, तो उसका नाम क्या कर दिया गया? सूबेदार कर दिया गया, ठीक है। सूबा, अभी भी कई बार आप देखते होंगे पेपर में सूबे लिखा रहता है। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? तो इसको बनवाने वाले हैं इब्राहिम खां। किसने बनवाया था? मनेर शरीफ आप लोग गए होंगे, वहां पे शाह दौलत का मकबरा है, पटना में ही है, इब्राहिम खां ने बनवाया था। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में, अकबर पूछ रहा है बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? ठीक है, कब इसको मिला लिया था बिहार और बंगाल को? तो 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556-57 में पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज दे दिया था? ठीक है, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था महेश ठाकुर, ठीक है। इसके विद्वता से प्रसन्न होकर के मिथिला राज महेश ठाकुर को दे दिया गया था, ठीक है। शहजादा खुर्रम, आप लोग को पता होगा किस खुर्रम किसका नाम था?
शाहजहां को ही खुर्रम कहा जाता था। शहजादा खुर्रम ने 1622 से 24 वर्ष के विद्रोह कर बिहार के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था? तो यह जो क्षेत्र था वह था आपका पटना भी था, परवेज, सासाराम, ये सभी थे। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। जहांगीर ने अपने पुत्र शहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया था? तो 1621 ईस्वी में। ठीक है। मध्यकालीन बिहार में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य, अब ये पूछ सकता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? कब? तो मध्यकालीन समय में। पटना और भागलपुर जो था वो आपका मध्यकालीन बिहार में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के केंद्र थे। ठीक है, विदेशी व्यापार यहां से हुआ करता। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय, ये क्वेश्चन अब पूछ सकता है, ये सब अब पूछने वाला। तो सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी मतलब कौन यूरोपीय आए? अब उसमें से आपका है अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए। तो सबसे पहले जो बिहार पहुंचे वो पुर्तगाली पहुंचे। कौन पहुंचे? पुर्तगाली पहुंचे। अभी जब हम पढ़ा लेंगे तो एक बार आप लोग जो अभी से सुबह तक टेस्ट दे दीजिएगा। आपका टोटल 15 टेस्ट डाल दिया गया है। ठीक है, अब हमारा काम है कि बीच बीच में अब आपको हम सॉल्यूशन कराते रहेंगे। बस अब आप लोग टेस्ट देते रहिए और जो भी पढ़ाया है भरोसा करके बस उसको रिवीजन करते रहिए। हिंदी 2-3 क्लास लेके आपको अच्छे से सारा कुछ बता दिया जाएगा। बाद बाकी सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। बस ऑब्जेक्टिव आप लोग करते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। आपको हमने तरीका भी बताया है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उससे बनाते रहिए। बिहार स्पेशल के 2-3 बुक अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। एक से एक पहले लूसेंट ऑब्जेक्टिव जरूर रखिए। अगर आप बुक नहीं खरीद सकते हैं तो उसका ऐप जरूर रखिए मोबाइल में, उसके माध्यम से बनाइए उसको। एक बुक ये हम बोलते हैं सबको खरीदने। दूसरा, अगर आपको खरीदना है तो बिहार स्पेशल का कोई भी राइटर का, या तो आप खरीद सकते हैं, आप लूसेंट का भी खरीद सकते हैं, या फिर क्राउन का आता है, या फिर आपका जो केबीसी नैनो का आता है, या महेश वर्णवाल का। कोई भी एक जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, या हमने आपको एक एडुटेरिया वाला पीडीएफ भेजा है, उसी को नहीं तो सबसे अच्छा रहेगा आधार बना लीजिए, क्योंकि उसमें जो है शॉर्टकट में अच्छा लिखा गया है जो हमने पीडीएफ आपको भेज दिया। तो बिहार स्पेशल को आप जरूर देखिए। ठीक है, बुक के रूप में बस। और एक करेंट के लिए बार बार बोल रहे हैं आप लोग को, करेंट के लिए आप एसपीडी का जो आता है, एक बिहार स्पेशल रखिए और एक आपका राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय न्यूज वाला रखिए। ठीक है, बस इतना आपको बुक के रूप में पढ़ना है। और मैथ का जितना हमने पीडीएफ दिया उसको बना लीजिए, वीडियो देख लीजिए, रीजनिंग जितना बताया उतना कर लीजिए, सेट मार लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। बस इतना करके जाइए। आपके नंबर 80 के अराउंड रहेंगे, उससे कम नहीं रहेगा, और आपका रिजल्ट 65+ पे बन जाएगा गारंटी के साथ। ठीक है, गारंटी के साथ अगर आप 65+ ले आते हैं तो 110% में आप श्योर रहिए कि आपका जॉब श्योर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना बिहार में पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1632 ईस्वी में। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित की थी? तो अंग्रेज जो स्थापित किए थे वो 1651 में। डच ने कब किया? 1632 ईस्वी। डच जो थे हॉलैंड के वासी, नीदरलैंड के, उन्होंने 1632 ईस्वी में स्थापना किया था फैक्ट्री का। जबकि पटना में जो है अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में आकर के पटना में फैक्ट्री की स्थापना किया था। फ्रांसीसी का जो केंद्र था वो कहां था? ठीक है, तो चंद्रनगर। फ्रांसीसियों का जो व्यापारिक केंद्र कहां था? तो चंद्रनगर था। यूरोपीय व्यापारियों के भारत आकर व्यापार करने के क्या कारण थे? सल्जुक तुर्कों द्वारा उनके व्यापारिक नावों आगमन प्रतिबंध लगाना,
यूरोपीय ईसाइयों और टर्की मुसलमानों के बीच धार्मिक युद्ध, भारत की संपन्नता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी कारण से अंग्रेज जो है वो भारत आए थे। धर्म युद्ध भी कारण था, अपने धर्म प्रचार के लिए भी ये लोग आए थे। किस मुगल शहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीकों से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था? तो वो कौन था? कौन सा शहजादा था मुगल जो कि बिहार में यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीके से खालसा भूमि देने लगा था, सरकारी भूमि? तो वो कौन था शासक? तो उसका नाम था फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर ने ऐसा किया था। औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना जो है वह आपका 1765 ईस्वी में हुआ था। तब जब आपका इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, तो 1765 में आपका जो है औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना हुई। ठीक है, उससे पहले क्या था कि बस ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, लेकिन आपका प्लासी का जब युद्ध होता है उसमें जब सिराजुद्दौला हारे जाते, फिर आगे चल करके बक्सर का युद्ध होता है। किसके किसके बीच आपको पता है, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और नवाब शुजाउद्दौला, ये सब मिलके जब अंग्रेज से लड़ते हैं तब हार जाते हैं। तो उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है और फिर यहाँ पे औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना 1765 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैध शासन रहा। द्वैध शासन मतलब दो मिलकर के कब किया? तो स्वाभाविक सी बात है कब रहेगा, क्योंकि कंपनी शासन की स्थापना ही 1765 में हुआ, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब 1765 वाला कहां दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। तो 1765 से लेकर के 1772 तक, यानी कंपनी के साथ साथ जो है बंगाल के नवाब दोनों ने मिलकर के फौजदारी दीवानी व्यवस्था जो है अंग्रेजों ने अपने पास रखी। दीवानी मतलब टैक्स वसूली का, और प्रशासनिक व्यवस्था किसको दे दिया? बंगाल के नवाब को, कि भाई प्रशासन तुम देखो। बड़ी चालाक थे अंग्रेज। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी राजस्व प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रति वर्ष देना स्वीकार किया? चूंकि शाह आलम द्वितीय हार गया था, तो चूंकि उसको दिल्ली गद्दी से हटाता नहीं है, उसको भी रखता है, लेकिन उसको पेंशन दिया जाता है। कितना पेंशन? तो 26 लाख रुपया अंग्रेजों ने कहा सारा टैक्स हम वसूलेंगे और आपको बस क्या करेंगे, 26 लाख पेंशन देंगे, आप मौज कीजिए। ठीक है, बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार का नायब प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन बना? यानी अंग्रेजों ने अपने पास सारा नहीं लिया, यहाँ पे नायब की नियुक्ति किया। और उस समय सिताब राय को, जब अंग्रेजों ने बिहार की सत्ता संभाली, कंपनी सरकार की स्थापना की, तो बिहार का नायब किसको बनाया, यानी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, तो सिताब राय को बनाया गया था। ठीक है, किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया है? तो तेवर्निये टाइप का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा बस। कंपनी सरकार का बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड, 1 पाउंड अभी लगभग 80-85 रुपए के आसपास होता है, तो राजस्व प्राप्ति होती थी। तो कितना पाउंड होता था कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से? क्योंकि उस समय संयुक्त था, तो कितना पाउंड का यहाँ पे इनकम होता था? तो 30 पाउंड का। तो उस समय बहुत वैल्यू था पाउंड का। ठीक है, बिहार के दोहरा शासन से अराजकता फैल गई, चूंकि यहाँ पे जो है प्रशासनिक इकाई मुगल बादशाह के हाथ में था, जबकि दीवानी व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में था, तो अराजकता स्वाभाविक सी होगा। तो उस समय चौथ वसूलते थे, अराजकता के समय चौथ। तो मराठे जो है, मराठा चौथ वसूलता था। ठीक है, 1/4 जितना भी इनकम होता था उस क्षेत्र में, अनाज होता था, उसका 1/4 प्रशासन संभालने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में उस समय मराठा राजवंशों का जो है स्थापना हो चुका था, तो वो लोग चौथ वसूलते थे, यानी टोटल इनकम का, यानी टोटल फसल का 1/4 प्रशासन के नाम पे, कि हम तुमको सुरक्षा देंगे, अंग्रेजों से देंगे, मुगल बादशाह से देंगे, उसके बदले में हमको 1/4 जो है अपना इनकम दो। उसी को चौथ कहा गया है। तो मराठो, ठीक है, तो मराठे याद रखिएगा,
अंग्रेज में बिहार किससे भयभीत रहते थे? अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहता था? तो अंग्रेज जब आया था तो उस समय चूंकि जो मराठी लोग थे उस समय सशक्त हो चुके थे, मराठा लोग, तो मराठा से उस समय भयभीत रहते थे। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष में बिहार में भीषण अकाल पड़ गया था? तो वो काल था 1770, जहां पे बिहार में भीषण अकाल पड़ गया था। अकाल मतलब समझ ही रहे हैं, न खाने के लिए अनाज, न पीने के लिए, न दवाई बीरो, मतलब लोग मर रहे थे। कंपनी सरकार का हस्तक्षेप नीति के क्या कारण? ठीक है, हस्तक्षेप की नीति यानी वो किस कारण से हस्तक्षेप करता था? तो राजस्व वसूली भी था, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने के लिए भी, और सबको अपने बस में रखने के लिए भी वो हस्तक्षेप की नीति करता था, यानी उपरोक्त सभी। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 ईस्वी में हुआ था। कारण क्या था? तो देखिए, नोनिया जो जाति के लोग थे वो सोरा उत्पादन करते थे, और सोरा का प्रमुख उपयोग जो है बारूद बनाने में किया जाता था। एक नोनिया जाति भी आपको बिहार में मिलेंगे, उनका काम ही था सोरा उत्पादन करना। ठीक है, देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो, यानी समर्पण कर दो, यह नारा सन्यासी जो थे, सन्यासी, आपने सन्यासी विद्रोह भी हुआ था, तो सन्यासी गुरुओं का ही ये नारा था। बीरभूम जिला जो अभी आपका झारखंड में है, संथाल परगना में, किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध युद्ध किया था? अब देखिए यहाँ पे जनजातीय, जनजातीय से निश्चित तौर पे 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो पहाड़िया, याद रखिएगा, बीरभूम जिले में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो पहाड़िया जनजाति के लोगों ने, बीरभूम जो झारखंड में पड़ता है, वर्तमान में संथाल परगना वहां है, उस पे है बीरभूमि। ठीक है, तो वहां पहाड़िया जनजाति। मुंडा विद्रोह किस वर्ष शुरुआत हुआ था? तो हमने आपको बताया था कोल विद्रोह, मुंडा में भी कोल विद्रोह पूछ रहा था, तो 1831-32 बताया था, शुरुआत पूछ रहा है इसलिए 1831। जिस नेपाल हमने बताया था 1855-56, तो कब हुआ? 1855-56। एकदम आप लोग को एकदम रट्टा लगा हुआ होगा, एकदम याद करवा दिया था हमने, याद कीजिए। ठीक है, लोटा विद्रोह कहां पे हुआ था? मुजफ्फरपुर में। अब कहिएगा क्यों हुआ था लोटा विद्रोह? तो अंग्रेज लोग पहले क्या होता था कि जेल में फुल ही लोटा होता है ना, वो तांबे कांसे का बना हुआ, ठीक है, तो वो देते थे, लेकिन बाद में मिट्टी का देने लगे, तो वहां के कैदियों ने विरोध किया और लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता। भाई हमको वही जो है धातु वाला चाहिए लोटा, मिट्टी का लोटा में हम पानी उनी नहीं पिएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? तो बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र आपका पटना ही था। कौन सा था? तो पटना ही आपका प्रमुख केंद्र था बहावी आंदोलन का, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहां से हुआ था? तो रोहिणी से हुआ था। ठीक है, तो उस समय रोहिणी जो पड़ता है वो आपका देवघर, उस समय बिहार में ही था, तो वहीं से आपका बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा, बिहार में देवघर जिला रोहिणी से आपका जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में हुई थी, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। बिहार में पहला जो सैनिक विद्रोह जो रोहिणी में हुआ था वह 12 जून 1857 को हुआ था। नोट्स में आप लोग अच्छे से पढ़ाए थे आप लोग को, और आपने देखा होगा कि हमने 1857 क्रांति को कितना अच्छे से डीपली आपको बताया था। तो याद रखिएगा, जो आपका हुआ था बिहार में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 12 जून 1857 को। ठीक है, रोहिणी से। दानापुर छावनी में भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो ये याद रखिएगा 25 जुलाई 1857 को, और नेतृत्वकर्ता उस समय कौन बन गए? वीर कुंवर सिंह। ठीक है, दानापुर छावनी के सैनिक जब आगे जाकर के आरा पहुंचते हैं, 25 जुलाई से यहाँ पे विद्रोह शुरुआत हुआ था। विद्रोही भारतीय सैनिकों ने किसे अपना नेता चुना? तो वीर कुंवर सिंह को अपना नेता चुना। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। उसके बाद देखिए, दानापुर छावनी के किस बटालियन ने भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था? 7वीं, 8वीं, 40वीं, तो सब ने, उपरोक्त सभी बटालियनों ने यहाँ पे विरोध किया था। कुंवर सिंह ने अपना लंबा अभियान शुरू किया। ठीक है, कितना तारीख से अपना लंबा अभियान शुरू किया कुंवर सिंह ने? तो ये आपको याद रखना है, 13 अगस्त 1857। 13 अगस्त 1857 से उसने जो है अपना लंबा अभियान शुरू कर दिया। विद्रोह सैनिकों ने कब आरा शहर पर कब्जा कर लिया था? तो विद्रोह सैनिकों ने जो है वो आपको 26 जुलाई 1857 को, 26 जुलाई 1857 को आरा शहर को अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन फिर से जो है अंग्रेज आ जाते हैं,
पटना में किसने विद्रोह की शुरुआत की थी? तो पीर अली नाम था, एक मुसलमान पुस्तक विक्रेता थे, उन्होंने ही यहाँ पे शुरुआत किया। आगे चल करके बहावियों और जो है विरोध करने के एवज में इनको फांसी दे दी गई थी, वहीं पेड़ पे लटका करके। विद्रोहियों ने कब गया शहर पर कब्जा किया था? तो गया शहर पे जो कब्जा किया था विद्रोहियों ने, वो 3 अगस्त 1857 को। कब किया था? 3 अगस्त 1857। चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो उसका नाम था मेजर होम्स, जिसकी हत्या चंपारण के विद्रोहियों ने कर दी थी। माधव सिंह, जयमंगल पांडे, नादिर अली, सुरेंद्र शाही आदि किस क्षेत्र के विद्रोही सैनिक नेता थे? तो ये लोग हजारीबाग के थे। कहां के थे? तो हजारीबाग। चूंकि उस समय बिहार का ही पार्ट था, अब झारखंड हो गया, लेकिन हम लोग बिहार में इसकी इतिहास में पढ़ते हैं। छोटा नागपुर में विद्रोहियों का नेता कौन था? तो याद रखिएगा, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जो थे, वो छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता थे। पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में लड़ाई की गई थी? तो पलामू क्षेत्र में नीलंबर और पीताम्बर के द्वारा जो है यहाँ पर पलामू के क्षेत्र में जो है खास करके ये सब आपको जो है आंदोलन हुए हैं, वो अंग्रेजों के खिलाफ में 1857 के दरमियान हुए हैं। जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा, अमर सिंह। किसके? जो कि कुंवर सिंह के ही भाई थे। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो इसके जो सरकार बनाई गई थी, इसके द्वारा समानांतर सरकार, उसका नेतृत्वकर्ता यानी जो प्रधान था वो हरि किशन सिंह थे। कौन थे? हरि किशन सिंह। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, जिसमें कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा? तो वह भाग था मुंगेर, जिसमें कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने वाला राजा ने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। कहां के राजा ने? तो वो अंग्रेजों से निष्ठा रखते थे, वो राजा थे रीवा के। कहां के थे? रीवा के। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था? तो आपको हमने जब बताया था, लुगार्ड के साथ जो है अंतिम युद्ध हुआ था। ठीक है, गंगा नदी पार करने के दौरान जो है इनको गोली भी लग गई थी दाहिने हाथ में। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया? नाना साहेब कानपुर जाकर के सहयोग दिया था। किस युद्ध में? तो कानपुर के युद्ध में। किस युद्ध में? तो कानपुर के युद्ध में। ये सब हमने आपको अच्छे से बता रखा है। कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब कब्जा किया? तो कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर अधिकार किया था। जब कानपुर गया तो लौटते हुए आजमगढ़ पे अधिकार किया था। 1857 के विद्रोह के समय पटना में जो आयुक्त कमिश्नर थे, उनका क्या नाम था? तो उस समय जो आयुक्त कमिश्नर थे वो थे विलियम टेलर। कौन थे? विलियम टेलर। कौन थे? विलियम टेलर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विलियम टेलर थे। कौन थे 1857 के समय पटना में कमिश्नर? तो विलियम टेलर थे। 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया था? ये तो आपको पता ही होगा, किसने किया था? तो किसने किया था? तो अमर सिंह ने। और आगे चल करके जो है छापामार युद्ध जयप्रकाश नारायण के द्वारा भी किया गया था, गोरिल्ला युद्ध। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? लेकिन यह इसके चालाकी को समझ रहे थे, तो आमंत्रित किया था टेलर ने। लेकिन वीर कुंवर सिंह चालाक थे, वो गए नहीं, जानते थे अगर जाएंगे तो वो हमको बंदी बना लेगा। मोहम्मद हुसैन खान किस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मोहम्मद हुसैन खान ने छपरा में। कहां पे? तो छपरा में जो है विद्रोह किया था। कुंवर सिंह के छोटे भाई और छापामार युद्ध के जो प्रणेता है अमर सिंह, को किसने गिरफ्तार किया था? आगे चल करके ये गिरफ्तार हो गए, तो जंग बहादुर ने गिरफ्तार किया था। स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो यहाँ पे देखिए, स्वदेशी आंदोलन के जो प्रणेता थे बिहार राम गणेश देउस्कर थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मध्यकालीन और आधुनिक बिहार के इतिहास को, क्योंकि आपको उधर हमने बहुत अच्छे से असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, बिहार की भूमिका को अच्छे से पढ़ा रखा है, तो यहां तक आपका कुछ कमियां थी तो उसको हमने ऑब्जेक्टिव सेशन के माध्यम से आपको दूर कर दिया। तो कहीं आपको अब दिक्कत नहीं होगा। जो भी 2-3 क्वेश्चन अगर आपको मध्यकालीन इतिहास के बिहार स्पेसिफिक के अगर पूछे जाएंगे, तो उम्मीद कीजिए इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आज रहने देते हैं।
आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग को लिंक हम अभी तुरंत शेयर कर देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि टेस्ट आप लोग दे लीजिएगा, ठीक है। और टेस्ट देने से ये होगा कि जो अभी हमने आपको पढ़ाया है वो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ साथ आप जो है जब टेस्ट दे लेंगे, ठीक है, जब आप टेस्ट दे लेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि उससे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। रहने देते आज इतना ही। टेस्ट का 120 वाट सब करवा दिए हैं, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा करवा दिए हैं मैथ का, सारा वीडियो देख लीजिए। अब मैं कुछ नहीं करवाऊंगा आप लोग का मैथ में, बस जो भी आपका टेस्ट सीरीज है उसका सॉल्यूशन कर दूंगा, बस काफी है। हमने बहुत आपके लिए मेहनत किया, अब जितना कर दिया उतना काफी है, बस उतना पढ़ लीजिए और जाइए परीक्षा दीजिए, ठीक है। अरे टेस्ट का देखिए, एक तो टेस्ट का आपको हमने टेस्ट दे दिया, ठीक है। मैं बोल रहा हूं सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा, परेशान मत होइए, आप खुद भी टेस्ट दीजिए और सॉल्यूशन कीजिए। सारा कुछ आपका जो है मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सारे क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, सारा कुछ आप हम ही पे छोड़ रहे हैं, तो इससे नहीं होगा, आप लोग खुद बनाइए। बाकी मैं बोल रहा हूं कि आपको टेस्ट सॉल्यूशन में करा दूंगा, ठीक है। इसीलिए घबराइए नहीं, जो जो टाइम मिलेगा हम आपको करवा देंगे, और बहुत कुछ करवाया है, ठीक है। कम नहीं करवाया आपने, आप सारा मेरा मेहनत, आप 3 महीने से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जितना पढ़ाया है उसको पढ़िए, सॉल्यूशन खुद कीजिए, सारा कुछ हमसे करवाइएगा, एग्जाम में कुछ नहीं बनने वाला है, दिमाग लगाइए, बनाइए, और नहीं बनता है, ठीक है, तो वो सब सारा क्वेश्चन जब जब अब सॉल्यूशन ही बचा है वो हम करवा देंगे, ठीक है। आंसर तो आपको साथ साथ आपके पास चला ही जाता है, तो जीके जीएस में तो कोई दिक्कत है नहीं। रही बात मैथ रीजनिंग का, तो वही सब क्वेश्चन 9th-10th में भी है, और वही सब क्वेश्चन 1 to 5 में भी है। अगर हम 1 to 5 का भी सॉल्यूशन करा देंगे तो समझ जाइए आपके 9th-10th का भी आपका मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन हो गया। बाद बाकी रहा 9th-10th का आपका डाला हुआ है सोशल साइंस वाला में, आप जाइए उसमें आप देखिए, सोशल साइंस का जो है पीडीएफ बना हुआ है, उसमें जाकर के टेस्ट दीजिए। और जो पार्ट टेस्ट है वो आपका सबका कॉमन ही है, 1 to 5 जो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट है वो सबका कॉमन ही है, 9th-10th का कोई एक्स्ट्रा नहीं है। उसी में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी है वो कॉमन ही है सबका सिलेबस, ठीक है। केवल आपका जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग से, वो आपको हम सॉल्यूशन करवा देंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का। बाद बाकी सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री का, बाद बाकी जो चीज है आपका सबका कॉमन है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबका कॉमन है, ठीक है। उसको देखिए सुनिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।